नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कश्मीर के अंदर हालात किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ लगातार आप देखिए धमकी भरे पत्र किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और पत्र में लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों, कश्मीर को छोड़ दो, यानी कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई है। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं वो आपको दिखा देते हैं, और क्या कुछ वहां पर संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। या अन्य जो हिंदू समाज, सिख समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, उनके मन में एक डर है, खौफ है। और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके दिल में भी डर है। तो ये तमाम खदशात, कंसर्न माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो रेजिग्नेशन 350 कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिमों ने दिया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने वो रेजिग्नेशंस नामंजूर कर दिए हैं। और उन्होंने कहा हम कश्मीरी पंडित समाज के हर सरकारी मुलाजम, कश्मीरी पंडित समाज के हर एक शहरी, हर एक बशर, हर एक व्यक्ति की हम चिंता करेंगे, सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सबको मिलकर, चाहे सिविल हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या पुलिस हो, हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान परस्त आतंकवाद से हमको लड़ना होगा। ये दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीजें लाई हैं। बड़ी गंभीरता के साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने अधिकांश बातों पर निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखने वाले जो सरकारी मुलाजम कश्मीर घाटी में हो, वो पीएम पैकेज के तहत लगे हों या दूसरी किसी योजना में लगे हों, या जो दूसरे माइनॉरिटी हिंदू और सिख, डोगरे हो या गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग, उनको सुरक्षित जगहों पर उनकी पोस्टिंग होगी। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि रोड की खस्ता हालत की वजह से लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, किस तरह से लोग अपनी जिंदगी को जीने को मजबूर हो रहे हैं। ऋषि अपडेट कर रहे हैं, देखिए। आज के इस आधुनिक दौर में और आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में कई दूरदराज इलाकों के लोग ऐसे जो आज भी अपनी जिंदगी काफी मुशक्कतों से भरी हुई जी रहे हैं। आपको बताते चले कि इस आधुनिक दौर में कई दूरदराज इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक सड़क संपर्क की सुविधा नहीं है, यहां पीने के पानी का कोई साधन नहीं है, यहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम ये नारा दे रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का जमाना है, लेकिन शायद इस नारे को कामयाब होने में अभी कई लंबा अरसा जो वो लगेगा। जी हां, आपको बताते चले कि प्रशासन और पिछले सरकारों की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सांबा जिला के सुम ब्लॉक के जीड़ गांव से आपको बता दें कि जीड़ गांव में एक महिला जो वो बीमार हो जाती है और उस महिला को बीमार अवस्था में पालकी पर लेटाकर जो वो अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूं सुम ब्लॉक की, और सुम से जीड़ गांव की जो दूरी है लगभग 8 से 10 किलोमीटर की है। और यहां इन बिटवीन कोई भी किसी तरह का सड़क संपर्क नहीं है। लोगों को पहाड़ों को पार कर जो वो सुम हेडक्वार्टर तक आना पड़ता है, दरिया नालों को पार कर सुम हेडक्वार्टर तक आना पड़ता है, तब जाकर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को इलाज मिलता है। और वो भी सुम में नहीं बल्कि सुम से आगे सांबा शहर तक आकर, यानी जिला अस्पताल सांबा में या सांबा के आगे दीगर जितने भी अलग अलग अस्पताल हैं जम्मू या पंजाब, यहां तक जो वो सही इलाज मिलता है। आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें हमने देखी जो अब हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं कि पालकी पर लिटाकर जो वो महिला को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, और इसलिए क्योंकि यहां तक सड़क संपर्क ही नहीं है और लोग इसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी अपनी इसी तरह से जीते हैं। अपने कामकाज पर किसी ने आना है तो इसी तरह से वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी जो वो पैदल तय करेगा, फिर जाकर सुम हेडक्वार्टर तक आएगा, फिर आगे वो एक गाड़ी का सहारा लेकर शहरों तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी पिछली सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम विकास की रफ्तार को तेज करेंगे, हर दूरदराज इलाके तक जो वो हर एक मूलभूत सुविधा पहुंचाएंगे। लेकिन आज की इस डिजिटल इंडिया के दौर में, इस आधुनिक दौर में भी ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। और हम बात करते हैं प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारियों की जो बड़े बड़े दावे पिछले दिनों में करते नजर आ रहे थे कि हम विकास हर एक घर तक पहुंचाएंगे, दूरदराज इलाकों में बड़े बड़े बैक टू विलेज के कार्यक्रम किए गए, बड़े बड़े जो सभाएं जो वो आयोजित की जाती हैं, ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस तरह की सभाओं का कोई भी असर जो वो नहीं देखने को मिला और प्रशासनिक अधिकारियों के ये दावे भी फिसड्डी साबित हुए। यहां आज तक सड़क संपर्क की सुविधा नहीं पहुंचाई गई और हम ये भी देख रहे हैं कि कई दूरदराज इलाकों में कई दूरदराज इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो वो पहुंच गई है, लेकिन इन दूरदराज इलाकों को आज भी इग्नोर किया गया है। हमारी अपील रहेगी एलजी प्रशासन से, एलजी मनोज सिन्हा जी से कि वो आए, कभी सुम्ब इलाके का दौरा करें, फिर आपको ग्राउंड पर हकीकत पता चलेगी कि कितनी विकास की रफ्तार यहां पर चल रही है। और हम सांबा से सुम्ब रोड की बात करते हैं जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो दूरदराज इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां पर आज तक सड़क संपर्क ही नहीं है। तो यह हमारे आधुनिक दौर की गाथा, यह हमारा डिजिटल इंडिया। यहां आज के इस आधुनिक दौर में ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है और लोग अपनी जिंदगी इसी तरह से मुशक्कतों से भरी जीते हैं। इन इलाकों में अगर देखें, जीड़, अंडड़, तमाम अलग अलग दूरदराज के इलाके हैं, सुम्ब इलाके, यहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है और बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे। यहां के लोग अपनी जिंदगी जो वो जानवरों से भी बदतर जो वो जीने के लिए मजबूर हैं। तो इनके बारे में सोचा जाए, अपना प्रशासन सीरियसपन दिखाए और इन लोगों के बारे में सोचे कि वो देखें यहां पर आकर कि किस तरह से वो किन हालातों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इसी तरह से अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे चारपाई पर लेटाकर ही अस्पताल तक पहुंचाया जाता है और वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुम्ब तक। सुम्ब के आगे फिर एक एम्बुलेंस का सहारा या दूसरी गाड़ी का सहारा लेकर दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। और यहां पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग गंदा पानी पीते हैं, पानी पीकर वो गंदा पानी पीकर वो लोग बीमार हो जाते हैं, फिर वो अस्पतालों का रुख करते हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बच्चियां हो, तमाम लोग जब बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उन्हें इसी तरह से मुशक्कतें कर कर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। यह है रियल पिक्चर आधुनिक दौर की, इस डिजिटल इंडिया की। तो क्या आप मानते हैं कि डिजिटल इंडिया का नारा इस तरह से कामयाब हो पाएगा जो हम बड़े बड़े नारे दे रहे हैं इस आधुनिक दौर में? ये नहीं पॉसिबल लगता हमें इस आधुनिक दौर में। मुझे लगता है कि इसके लिए अभी और भी लोगों को मुशक्कतें करनी पड़ेंगी, लेकिन पहल की जानी चाहिए। तो प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द यहां पर सड़क संपर्क की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा जो मुहैया करवाई जाए ताकि लोग यहां की अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी पाएं, जो आज भी बद से बदतर तरीके से अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। अब आपको लिए चलेंगे जिला डोडा और डोडा से आपको दिखाएंगे कि देसा इलाका है, वहां पर किस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहना है वसीम गत्तू का, देखिए। वसीम गत्तू, इस वक्त हम देसा रोड पे मौजूद हैं, यानी कि पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर जो बस स्टैंड बनाया गया है, जो भागवा का बस स्टैंड है। देसा अलग अलग जगहों पे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे बुलाया गया, कुछ ड्राइवर्स की तरफ से यहाँ पे बुलाया गया है। इनकी कुछ दिक्कत है, इनकी दिक्कत को सुनना चाहेंगे हम कि क्या इनकी दिक्कत है और क्या ये बताना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। सर, सबसे किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका जो ये चैनल, आपके थ्रू हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, दिक्कतें जो है यहाँ पर सर बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। कितनी दिक्कतें गिने हम। यहाँ जो ये स्टैंड भागवा स्टैंड बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे हमको इधर पीछे धकेल दिया है। भागवा स्टैंड इधर लाइन गेट भी बोलते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रूट पे सर गाड़ियाँ जाती है, जैसे देसा, भागवा, ये इधर कास्तीगढ़, उससे छुछत्तर जाती है, गुरमुल, धंधल, कुड़धार, ये भोपापुल, भागवा, मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टैंड पे मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन सर दिक्कतें, जहाँ तक आप दिक्कतों का कह रहे हैं सर, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे सर, यहाँ पे कोई पैसेंजर शेड, कोई सर बाथरूम का अरेंज, सर यहाँ पे लेडीज, सर आप कैमरा अपना घुमा के देख भी सकते हैं, लेडीज कहाँ कहाँ किस किस गली में बेचारी जाती है। कहीं सर आप इंसान है, इंसान सर, इसको सर हर चीज़ें इसके साथ है। सिर्फ खाना पीना ही इसका मकसद नहीं है। कहीं बाथरूम जाए तो बंदा जाए किधर सर। लेडीज यहाँ पर सर बाहर बैठने पे मजबूर है। ये बस स्टैंड किसने दिया था सर? ये बस स्टैंड सर मुझे समझ नहीं आती, कहीं एडमिशन आगे बस स्टैंड जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे कहीं भीड़ हो गई थी सर इनको, तो हमारे एजेंट्स वगैरह गए थे वहाँ पर। उन्होंने बताया कि हमके बस स्टैंड की उधर से जब भगाया, उनको बोला आप पीछे लाइन गेट पे चला जाओ। सर उसका कौन सा डिश साहब थे, उन्होंने उनको इधर भेज दिया। तो यहाँ पे सर दिक्कतें जो बोल रहे हैं सर, बेशुमार दिक्कतें। अपना कैमरा घुमा के आप कोई गाड़ी के पीछे जाके पेशाब करता है, कोई कहीं जाके पेशाब करता है, जाए तो जाए किधर सर। तो आरटीओ जो वगैरह है उनसे बातचीत नहीं हुई? इसमें आरटीओ से भी सर बातचीत हुई सर। आरटीओ साहब ने भी उनको बोला, कुछ भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सिर्फ ऐसे ही एक
बहने के लिए हमको खड़ा, जब भी कहीं इधर वीआईपी मूवमेंट होती है सर, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट हो, यहाँ से हमको सर डंडे के जरिए से भगा के वो पीछे उधर खाद फैक्ट्री से भी पीछे भगा देते हैं। जब बारिश वगैरह होती है सर छुपाने के लिए मुझे लगता है जगह भी नहीं होती होगी। सर सर छुपाने के लिए क्या जगह सर, गाड़ियों के अंदर ही गुजारा करते हैं, जो अंदर जितने भर के बंदे आते हैं वही रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं सर। यहाँ पे सर एक तो दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए सर ड्राइवर लोगों के लिए खतरा है कि यहाँ लाइन है सर, नीचे पुलिस है, आर्मी है, यहाँ पे किसी वक्त भी अगर कुछ हो तो हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। शायद आपको पता भी होगा यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ था यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत हमारे ड्राइवर लोगों को अंदर ले लिया पकड़ के, उनको बहुत पूछताछ, मतलब हफ्तों महीनों वहाँ पे उन्होंने ये उनके हाजिरियां दी वहाँ पर सर। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यहाँ है सर, बराए करम आपके चैनल से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला देना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अरेंज करे सर, हमारे लिए ऐसा क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अरेंज करे। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा, बस स्टैंड का टैक्स वगैरह देते हैं आप? सर टैक्स क्या बात सर, जैसे ही हम यहाँ एंटर होते हैं सर, हमारे यहाँ पे एजेंट जो ये अड्डा मांगने वाले लोग जो होते हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पहले अड्डा लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं जिधर जाना है चला जाओ। और सर हम लोग जो है पैसेंजर टैक्स भी देते हैं। हम आरटीओ ऑफिस के अंदर जब हमारी गाड़ियों की फिटनेस होती है, पासिंग होती है गाड़ियों की, वहां पे सबसे पहले बोलते हैं आप पैसेंजर टैक्स भर दो। सर हम पैसेंजर टैक्स भर के भी हमारे लिए कोई पैसेंजर टैक्स नहीं, ये पैसेंजर शेड नहीं, सर छुपाने के लिए कोई बारिश में कोई धूप में, इस वक्त कैसी तपती हुई धूप है, हम लोग बाहर खड़े हैं, सवारियां भी बाहर खड़ी हैं, लोग भी बाहर खड़े हैं, कोई ऐसा पैसेंजर टैक्स बना होता है, पैसेंजर शेड बना होता है जहां पे हम सर छुपाते, बाथरूम का अरेंज, सर हमारा हर एक टैक्स ड्राइवर बंधु से अब हमारे चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब को क्या अपील करेंगे, क्या उम्मीद रखी है उन पे आप? सर हम आपके चैनल से डिप्टी डीसी साहब को यही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि बराए करम इन लोगों के लिए पैसेंजर टैक्स बनाया जाए, हमारे लिए अड्डे का इंतजाम किया जाए जहां पे हम प्रॉपर तरीके से गाड़ियां लगाएं, आराम से सवारी भर सकें, सवारियों को भी दिक्कत ना आए, ड्राइवरों को भी दिक्कत ना आए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि बराए करम कहीं ना कहीं हमारे लिए अड्डे की ये जगह बनाएं, हम जहां पे अड्डा हम गाड़ियां लगा सकें। बाकी सर इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है जो देसा के लिए गाड़ियां जाती हैं, जो यहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया, इस हवाले से क्या बताएं? रफी भाई ने जैसे कि आपको बोला सेम वही कंडीशन है। हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्टैंड हो, परमानेंट स्टैंड हो, ताकि हम वहाँ गाड़ियाँ लगाएं। अगर यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है तो उस टाइम हमें पुलिस के जरिए यहाँ से भगाया जाता है, कम से कम 3 किलोमीटर पीछे हम चले जाते हैं। उसके बाद के फिर जब सवारियों की बारी आई, ये भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़े रहते हैं। इस गर्मी में कम से कम पैसेंजर शेड की हमें जरूरी है, पैसेंजर शेड होना चाहिए। पहले कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत हुई थी, जो कंसर्न महकमा आरटीओ ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर साहब से कोई डेपुटेशन वगैरह आपका गया था यहाँ से? सर को गया भी था, उन्होंने बोला कि आप अपने स्टैंड पे जाओ। तो ये कोई ये नहीं है कि हाँ जी हमने आपको लिख के स्टैंड दिया है। जब अगर कोई पुलिस का ऑफिसर वगैरह यहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं भाई आपको किसने स्टैंड दिया है, ये कोई बस स्टैंड थोड़ा है, आप तो रोड के पीछे गाड़ी लगा रहे हो। तो लिहाजा हम आपसे यही इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब के पास हमारी रिपोर्ट जाए और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो साफ तौर पे देख सकते हैं आपकी जो कास्तीगढ़, जो अलग अलग रूट्स पे यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, देसा, कास्तीगढ़, और फिलहाल इसको जो नाम दिया गया है भागवा बस स्टैंड नाम दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये परेशान लोग हैं, इसमें पैसेंजर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि टैक्स हमारे से लिया जाता है, बस स्टैंड का जितना भी टैक्स हमसे लिया जाता है, और उसके बाद जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। कोई भी पैसेंजर शेड यहाँ पे नहीं है, कोई भी बाथरूम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आरटीओ ऑफिस का जितना अमला है वो इस पर ध्यान देगा, और खास करके डिप्टी कमिश्नर साहब से इन लोगों ने खास करके अपील की है कि जल्द से जल्द हमारे लिए कोई भी बीच का रास्ता ढूंढा जाए, ताकि हम भी राहत की सांस लें। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि एलजी मनोज सिन्हा राजनाथ सिंह के साथ बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मंथन लगातार किया जा रहा है। अनिल अपडेट कर रहे हैं, देखिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जेके 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करते हैं तो इस समय जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन किस तरह से चल रही है वो आप कश्मीर घाटी से बेहतर जानते हैं। और कश्मीर घाटी के अंदर हाल ही के दिनों में 2 से 3 दिनों के अंदर क्या कुछ घटा है उसको लेकर एक उच्च स्तरीय जो है वो बैठक होने जा रही है। और जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और करंट सिचुएशन पर जो है वो चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जो है वो भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि करंट सिचुएशन को लेकर किस तरह से स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है उसको लेकर भी कड़ा निर्णय जो है वो अब सरकार
कहीं ना कहीं रुख लेती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर हो रही टारगेटिंग किलिंग को लेकर या फिर आने वाले समय में बाबा बर्फानी जी की अमरनाथ यात्रा है तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ठीक रखा जाए। और आप देख रहे हैं कि लगातार हाल ही के दिनों के अंदर जम्मू के अंदर भी आतंकी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आई हैं और उसी तरह से कश्मीर घाटी के अंदर भी इसी तरह की गतिविधियां लगातार टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में इस सब चर्चा को लेकर जो है एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है और उस बैठक के अंदर जो है एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया जाएगा और इसके साथ साथ उस सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से कड़ा रखा जाए और हर एक नागरिक की वहां पर सुरक्षा, चाहे वो कश्मीर घाटी हो चाहे फिर वो जम्मू के कोई भी रहायशी इलाके हो या फिर अन्य दूर दराज के क्षेत्र के एरियाज हो, वहां पर किस तरह से सुरक्षा को कड़ा रखा जाए। क्योंकि आने वाले समय में बाबा बर्फानी जी की अमरनाथ यात्रा है और लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी के तरफ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चप्पे चप्पे पे किस तरह से ठीक रखा जाए उसको लेकर भी एक बड़ी बैठक हो सकती है। और क्योंकि जिस तरह से लगातार आप गतिविधियां देख रही हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उस पर चेक रखा जाए इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि लगभग 800 से 850 के करीब जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के दौरान वहां पर जॉब कर रहे हैं उनकी किस तरह से सुरक्षा की जाए और उन्हें किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए उसको लेकर भी एक कड़ा निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस खबर को आप जरूर शेयर करिएगा और क्योंकि उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि एक हफ्ते के भीतर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर किस तरह से पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं सरकार अब जो है वो निर्णय लेती हुई नजर आ रही है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक बड़ा फैसला कह सकते हैं क्योंकि ऐसा फैसला पहले देखने को नहीं मिला है। क्योंकि एक हफ्ते के भीतर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो कश्मीरी पंडित समाज है जो पीएम पैकेज के दौरान वहां पर रह रहा है और जो कार्यरत है और काम कर रहा है, और इतना यह भी बताना चाहेंगे कि जो पीएम पैकेज के दौरान वहां पर जो कार्यरत है काम कर रहे हैं, चाहे वो तहसील ऑफिस हो चाहे वो अन्य विभागों के अंदर जो है काम कर रहे हैं, तो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 4,000 क्षमा चाहूंगा 4,000 साढ़े 4,000 के लोग तकरीबन वहां पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी किस तरह से सुरक्षा को कड़ा किया जाए। और हाल ही के दिनों में आपने देखा कि तहसील कार्यालय के अंदर कायर आतंकी घुसते हैं और वहां पर जाकर राहुल भट्ट जी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हालांकि अब सरकार इस पर कड़े निर्णय लेते हुए नजर आ रही है। अब आपको लिए चलेंगे बारामूला और बारामूला से आपको दिखा देते हैं कि एक्सीडेंट्स का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर जारी हो चुका है। सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर से बारामूला जिले के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, किन कारणों की वजह से हुआ है नदीम अपडेट कर रहे हैं, देखिए। खबर जो कि शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन इलाके से आ रही है कि अगर हम देखें लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो आज जो है कुछ देर पहले जो है यहाँ पे भी जो है एक एक्सीडेंट देखने को मिला है पटन के इलाके में, और जिसमें अगर हम देखें एक ऑल्टो और एक I-20 के दरमियान जो है आमने सामने का जो एक टक्कर हुई है और जिसमें अगर हम देखें 3 शख्स जो है इसमें जख्मी बताए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसमें जो जख्मी शख्स जो हुए हैं, एक जो I-20 का जो ड्राइवर था हाशिद अली मल्ला सनाफ मोहम्मद यूसुफ मल्ला जो कि हांजीवारा पटन का रहने वाला है, और एक ऑल्टो जो कि जुनैद अहमद डार सनाफ मोहम्मद सुल्तान डार आरो जो कि हंदवारा का रहने वाला बताया जाता है। इसमें जो है इनकी जो है आमने सामने टक्कर हुई और एक ऑल्टो के अंदर जो है एक लेडी भी सवार थी, उसका नाम शगुफ्ता अख्तर बताया जाता है। वो भी जो है इसमें गंभीर रूप से जो है वो घायल बताई जा रही है। और उसके बाद जो है जो ही ये इस इलाके में ये खबर फैली तो उसके बाद जो है इस इलाके से जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वहाँ पे पहुँचे, और अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो भी वहाँ स्पॉट पे पहुँची और इन जख्मियों को जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और जो नज़दीकी वहाँ हॉस्पिटल पटन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको लिया गया और उसके बाद जो है उनको श्रीनगर जो है इलाज मालजे के लिए मजीद इलाज मालजे के लिए जो है वो मुंतकिल किया गया है।
मैं आपको बताऊं, अगर हम देखें श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की बात करें तो लगातार सुर्खियों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगर हम देखें लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते भी पटन के इलाके में जो है एक हादसा देखने को मिला, या अगर हम देखें जो आजकल शाम के वक्त जो है तेज आंधियां तेज हवाएं जो चलती है उसके चलते भी जो है हादसे देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है इसी पटन इलाके से की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है एक शख्स जो सोपोर का ही रहने वाला था, जब अपनी गाड़ी से वो वहां से गुजर रहा था तो अगर हम देखें एक सफेदे का पेड़ जो है वहां पे गिर गया। उसको हटाने के लिए जो है वो वहां पे उतरा और उसके बाद जो है वहां पे एक हादसा पेश आया। टिप्पर ने उसको वहां पे एक टक्कर मारी, जोरदार टक्कर, जिसके नतीजे में जो है मौके पर ही उसकी मौत हुई। और उसके चलते अगर हम देखें लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के चलते अगर हम आज की बात करें तो आज पटन के इलाके में जो है सुबह सुबह ये खबर आई कि कुछ देर पहले की खबर है कि यहाँ पे जो है और एक एक्सीडेंट, एक i20 और एक ऑल्टो गाड़ी जो है इनका आमने सामने का टक्कर हुआ, जिसमें अगर हम देखें 3 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको फिर इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के मुकामी लोग और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वहाँ पे पहुंची और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया। उसके बाद जो है पटन हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया और उसके बाद वहाँ पटन से जो है इनको शिफ्ट किया गया है श्रीनगर बाकी इलाज मुआवजे के लिए, क्योंकि कुछ गंभीर चोटें जो है इनको लगी है। इसमें 3 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि इन तीनों को जो है श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। और इसके हवाले से अगर हम देखें पुलिस ने जो है एक केस भी दर्ज किया है और इस हवाले से जो है एक इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो शुरू की गई है। और अगर हम देखें लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं, हमारी भी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे अगर हम देखें वो हादसात को अगर हम देखें हादसात जो हमारे सामने रोज रोज देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो सफ़ेद के दरख्त अगर हम देखें या ओल्ड अगर हम देखें जो चिनार ट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी 100 साल पुरानी जो यहाँ पे दरख्त है, उनके चलते आए दिन जो है एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि तेज़ आंधियाँ जो चलती है, तेज़ हवाएं जब चलती है तो उसके बाद जो है ये दरख्त जो है गाड़ियों पे गिर जाते हैं। उसके नतीजे में अगर हम देखें कई कीमती जानें जो है अभी तक ज़ाया हो चुकी है। हमारी भी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, हम DC बारामूला से जो है यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर जो है गौर खोज किया जाए, या तो इन दरख्तों को काट दिया जाए या कोई और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई और इंतजाम है तो इस हवाले से जो है कोई इकदाम उठाए जाए, ताकि आए रोज जो है ये हादसे देखने को मिल रहे हैं, इन पे जो है रोक लगाई जाए। और उसी के चलते आज भी जो है पटन में ऐसा हादसा सामने आया कि 2 गाड़ियां जो है जो तेज रफ्तार 2 गाड़ियां आपस में टकराई और जिसके नतीजे में 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको जो है श्रीनगर इलाज मुआवजे के लिए जो है वो लिया गया है। तो ये अभी तक का अपडेट, आप बने रहिए JK24/7 के साथ। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से आपको दिखा देते हैं कि 13 वर्षीय एक युवक किस तरह से लापता हो गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, जरूर देखिए। रेलवे बड़गामस तो बड़गाम सब DSP सबस तो बस मोमत सारी अता पता कुन तरीक एस्पायर हमा गोल्ड एस्पायर हमा प्रिंसिपल सब ये मतलब सैंपल या 3 हथों बचो मज तो मगर यह बदकिस्मती अमिस गो हत खामियज नचान ये डिस्ट्रिक्स मज और योर वह हेकान यह बहरित हत खामियज बच यह हद तक गो पे जाए ये महलस मज ये स्टेशनस पे तम कर शेयर और बे कर इन्फॉर्म यम सात अमिस वुन तो बे कर ब्रोकन शेयर तो अके बाकियन त लग पता तो तिहज रसाई गस रसाई यह ना 15 दह यह 10 दह तथी बिहत मगर रसाई गो चौकपरा वाक़ा सतन तो आज रात पे खो थोड़ा नौगाम गम बे वन आज गो रेलवेस पे थोड़ा बहुत आदिल सब थोड़ा बहुत वारिया कह करान थोड़ा महबूब साहब तम कोर 3 लट इन्फॉर्म आदिल साहब ये करो सा कह तो तमिस बदकिस्मती तमिस गई ट्रांसफर और आफ्ताब साहब चौडोरा तमिस ती अपील कर उम्मीद काबिल ऑफिसर। उनकी माँ भी यहाँ पर है तो इनसे हम बात करना चाहिए। तो क्या वाक़ा गो मे कोर अमिस कॉल बेजती दमस पार यह 9th 10th यह पार तो मत रोज मोबाइलस अख लै मे तमिस चांजे 2-3 दिवाज मज दोमस खबर ती मा गोस हत पे वादान पे नी सह पफ सोन पानस निश मे निश शोंग सह अम दह कहें सह पे सुबह चोलमुत ब्रसवार दुंद वाक़ा अहन यह जुमा दह सुबह वह बह तमिस वन ग घर ये वन तमिस कहें कह सह यीन वन घर तमिस ये अपील सारी कर सह यीन घर बस माफी मांगान बह वन जहन वन तमिस कह सह यीन वन घर बस
पागल गमस तम मख मे घर जल्दी बह रोजस तेल अगर सह घर यी बह ान सह कोच पत कोच सड़क पर सड़क बह गस पागल नत मारिन मे नत मारिन सह मे तोड़ मारिन मे सह देखा कि एक माँ की जो ये तड़प है, ये कैसे एक दहशतगुजार है अपने बेटे से कि आप वापस चले आओ अपने घर। तो ये जो डांट है इसमें प्यार भी होता है, इसमें लाड भी होता है, लेकिन आप अपने घर वापस आ जाओ और आपसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको गुलबर्ग टंगमर्ग भी लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से आंधी की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कई छतें जो है वो लोगों की उड़ गई हैं, काफी परेशान हैं यहां पर लोग। और क्या कुछ कहना है आदिल का, ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट किया है, देखिए। वादी कश्मीर के कई इलाकों में कल तेज आंधी की वजह से अगर यहाँ पर आम लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही हमने कल देखा टंगमर्ग के जनपाल और मोशीखुड इलाके में जो कल तेज हवाओं की वजह से जो है मकान का ऊपरी छत है वो पूरी तरीके से जो है ढह गया है। वही यहाँ पर मकामी लोगों के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स ने भी गवर्नर इंतजाम पर जो है जोर दिया कि इन्हें जल्द से जल्द जो है कंपनसेट कर देना चाहिए ताकि इस बारिश के आया में इन्हें किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं जनपाल और दिखाते हैं क्या करे लोग। मोशीखुड पे गुजारिश एचडीएम टंगमर्ग सोबस कह टीम सोजन बेन तहसीलदार सोब सह कर मौके मकान 2-3 बुड़िया पशे रात नबर लुक परेशान यूता वाव वह गुजारिश कर एचडीएम टंगमर्ग सोन थोड़ा टीम सोजन मौके कर जनपाल पे मोशीखुड तान ये घर 2-4 जबरदस्त डैमेज गमत तो इन बिचारन वात कह मदद इन तरफ बाकी ना गुजारिश कर एचडीएम सोबस। और भी अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। अफसोसनाक वाकया हुआ है यहाँ पुलवामा में। जनाब रियाज अहमद ठोकर साहब जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक होनहार जवान थे और यहाँ पुलवामा के रहने वाले थे, जब वो सुबह अपने बच्चे को स्कूल की बस में छोड़ रहे थे उस वक़्त उन पर कायराना हमला हुआ। वो यहाँ घर में छुट्टी पर आए हुए थे। बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाकया है। ये केवल रियाज अहमद ठोकर साहब का कत्ल नहीं हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक इतने शरीफ आदमी, हमदर्द आदमी, लोगों की खिदमतदार आदमी, जिसने कभी किसी जानवर को भी उसने तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी, जिसने हमेशा सबका भला किया, जिसने लोगों की खिदमत की। ऐसे दर्दे दिल रखने वाले इंसाफ पसंद अवाम के हमदर्द रियाज अहमद ठोकर साहब का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया है, इंसानियत को भी दागदार किया है, इंसानियत को भी शर्मसार किया है। बहुत बड़ा गुनाह किया है इन गुनाहगारों ने। किस किताब में लिखा है, मैं पूछता हूं, कि बेगुनाहों का ऐसे कत्ल करो। अपने छोटे से 3 साल के मासूम बच्चे को जो गाड़ी में बिठा के स्कूल भेज रहा है, किस किताब में लिखा है कि उसका जाके गोलियों से कत्ल कर दो? ये इंसानियत का कत्ल ये जिन्होंने भी किया है उनको कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला खुदा भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, जहाँ पे गुडूरा पुलवामा में एक कांस्टेबल की मौत वाक़ा हुई थी, जिसको मिलिटेंटों ने गोली मारी थी और उसकी मौत मौके पे ही वाक़ा हुई थी। उसी वहाँ पे ही आज सुबह रविंदर रैना जी आए और उन्होंने यहाँ पे प्रेस से बात की और उन्होंने बताया कि उनसे सवाल किए गए और उन्होंने सवालों में जवाब दिया कि यहाँ पे ना हिंदू सेफ है ना मुसलमान सेफ है, क्योंकि दोनों जो है ये तो मखलूक है। क्योंकि उसी हवाले से हमने जब बात की तो उनसे पूछा क्या जो रियाज अहमद है उसकी फैमिली को अब ख्याल रखा जाएगा। उसने कहा कि जो डिपार्टमेंट है वो उसका पूरा ख्याल रखा। उसी हवाले से हमने यहाँ के परिजनों से बात की। उन्होंने कहा कि रियाज अहमद सुबह जो निकले थे अपने बच्चे को स्कूल बस में डालने के लिए, जब स्कूल बस में वो निकल गए तो वहाँ पे वो वेट कर रहे थे बच्चे का जाने का। तो उसके हवाले से वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल वाले आए तो उन्होंने उसको गोली मार दी।
बिल्कुल मैं वही स्पॉट पे खड़ा हूँ जहाँ 3 दिन पहले रियाज अहमद ठोकर की मौत वाक़ा हुई थी, जहाँ पे मिलिटेंटों ने उसको गोली मारी थी। वहीं पे आज सुबह सुबह यहाँ पे रविंदर रैना खुद ताज़ियत के लिए आए थे और रविंदर रैना ने ये भी कहा कि यहाँ पे ना मुसलमान सेफ है ना हिंदू सेफ है। उसी हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो उसी हवाले पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे रियाज अहमद ठोकर की मौत वाक़ा हुई। मुजामिल JK24। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो पर हर जगह पर रिपोर्टर जो है वो पहुंचा हुआ है। आम जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखने की कोशिश की गई है ताकि उन पर जल्द से जल्द काम हो सके। आप देखते रहिए।